हेलो एंड वेलकम टू द क्लास अगेन। ये क्वेश्चन टैग का आज दूसरा क्लास है। इसके पहले आपने पहला क्लास किया होगा और अगर नहीं किए हैं तो उसे कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग को समझने के लिए इसके बेसिक पता होना जरूरी है। और बेसिक मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है और आज हम क्वेश्चन टैग के और आगे जो इसके एडवांस्ड या और इम्पॉर्टेंट जो रूल्स आते हैं क्वेश्चन टैग में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इट मीन्स स्टिल द टॉपिक इज रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। अभी भी टॉपिक हमारा वही है, रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। इसमें हमने 7 रूल्स डिस्कस करे थे और उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग आगे अगला 8 नंबर रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट अस डिस्कस रूल नंबर 8। थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन टैग जो होता है वो असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस के अंतिम में है ना के अर्थ में लगता है। क्वेश्चन टैग के निर्माण में दो चीजें आती हैं, एक होता है एक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है सब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है, हाँ सही बोला, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन या देयर। इतना में से ही कोई होगा जो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इट मीन्स वाक्य के सब्जेक्ट को देखते हुए अगर उसके लिए अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई है तो क्वेश्चन टैग का भी आई होगा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट वी है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वी होगा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट यू आ रहा है तो क्वेश्चन टैग का भी यू होगा। सिमिलरली दे है तो दे होगा, ही है तो ही होगा। अगर कोई नाउन है तो देखो उस नाउन के लिए ही आएगा तो ही सही रहेगा, सी आएगा तो सी सही रहेगा, निर्जीव है इट आएगा तो इट सही रहेगा, प्लरल नाउन है तो दे सही रहेगा। लेकिन अगर वाक्य का सब्जेक्ट वन या देयर है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन या देयर होगा। क्वेश्चन टैग का जो वर्ब होता है बाबू हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इन सब में से ये 24 हेल्पिंग वर्ब से इन सब में से कोई होता है। और वो 24 हेल्पिंग वर्ब में भी अपने मन से नहीं लगता, वाक्य में जो आया रहता है वही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग का भी हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। अगर वाक्य में नहीं रहता है हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे केस में डू, डज या डिड लगाते हैं। ये सभी बातें मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करी है और आज देखते हैं उससे आगे नया क्या हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर मान लो एवरीवन या समवन, ऐसा करके आप देखते होंगे कि सब्जेक्ट बनता है। तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इनमें से कौन बनेगा? जैसे कि वाक्य का सब्जेक्ट रमेश होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ही बनेगा। वाक्य का सब्जेक्ट रानी होगी तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ही बनेगा। वाक्य के सब्जेक्ट टीचर्स होंगे तो प्लरल के लिए दे बनेगा। इन द सेम वे अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट, बहुत ध्यान से देखना, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ठीक है, या एवरीबॉडी, somebody, nobody या anybody हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा। क्लियर है? मतलब अगर वाक्य का सब्जेक्ट में आपको एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन ये सब दिखता हो या एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी ये सब दिखता हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ये सिंगुलर है सबके सब, लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तब ही या सी नहीं आएगा। ऐसे केस में आपको ध्यान देना, ऐसे केस में जब वन बॉडी वाले प्रोनाउन आएंगे सब्जेक्ट के रूप में तो ऐसे केस में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आपको दे को बनाना रहेगा। जैसे अगर हम कहेंगे एवरीवन नोज इट, हर कोई इस बात को जानता है, यहाँ क्वेश्चन टैग लगाना है। या फिर कहेंगे somebody has stolen my pen,
या फिर हम कहेंगे नो वन कैन डू इट, या फिर हम कहेंगे एनीबडी या एनीवन कैनॉट डू सच ए मीन एक्ट, या फिर कहेंगे एवरीवन हैज सम ड्रीम्स, everybody is equal before law। अभी आप देख सकते हो इन एग्जाम्पल्स में हमने ऐसे सब्जेक्ट यूज करे हैं जिसमें एवरीवन एवरीबडी आ रहा हो, या समवन समबडी जैसा आ रहा हो, या फिर नो वन नोबडी जैसा आ रहा हो, या एनीवन एनीबडी जैसा आ रहा हो। अगर ऐसे वाक्यों को आप सब्जेक्ट बना हुआ देखते हैं तो फिक्स कर लीजिए कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ऐसे हर वाक्य में जिसमें वन या बडी वाला शब्द सब्जेक्ट बन रहा है, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ऐसे हर वाक्य में फिक्स कर लीजिए कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हर इस वाक्य में दे ही बनेगा। यानी आपको प्रैक्टिस के थ्रू ये याद करना होगा और रिवीजन के थ्रू कि देखिए भाई एवरीवन समवन है या नो वन नोबडी है, तो बडी या वन लगा हुआ ये जो सब्जेक्ट है ये 8 मात्र, इनको ध्यान में रखना है कि ये जब सब्जेक्ट बनते हैं तो इनके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कौन बनेगा, दे। हर बार मैंने दे फिक्स कर लिया है, देखिए हर जगह दे लगा रहे हैं दे लगा रहे हैं। तो इस वाक्य में अभी देखना है कि यहाँ पर मेरा हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, कल बताए थे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो डू डज या डिड को बनाएंगे। तो यहाँ पर पास्ट होता तो डिड को अभी दो ही ऑप्शन देखने होंगे, एक डू और एक डज। तो दे के साथ डज कौन लगाता है, कल ही बताए, दे के साथ डू लगता है, इसलिए डू लगाएंगे। अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और उसमें भी निगेटिव का शॉर्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग में। तो ऐसे में यहाँ पर डू नहीं बल्कि क्या यूज करना सही रहेगा, डोंट। इन द सेम वे अगर समबडी यहाँ देख लेते हैं आप, तो यहाँ पर आप हैज देखिए, और हैज यहाँ लगेगा नहीं हैव दे के साथ, तो ऐसे केस में आपको हैज का दूसरा रूप याद आएगा, हैव लगाना होगा। और चूंकि वाक्य पॉजिटिव है तो हैव नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, हैवंट लगाएंगे, है ना। इन द सेम वे यहाँ देख लीजिए नो वन, इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो भी देखना हो। अगर आपने पहले कभी क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ा है तो कुछ चीजें जो आपको नहीं लग रही है वो आपको इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखना होगा। ओके, तो नो वन कैन डू इट, तो यहाँ पर आप देखो वर्ब मेरा क्या है, कैन। तो ऐसे केस में हम यहाँ कैन लगा लेंगे, कैन नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि नो वन यानी वाक्य निगेटिव हो गया, वाक्य में पहले से नो आ गया, तो हम यहाँ कैन नॉट नहीं लगा सकते। एनी वन है, एनी वन है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या देख रहे हैं, कैन नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब में कौन आया है, कैन। तो हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन टैग का वर्ब बनता है, कैन को बना लेंगे, कैन नॉट को नहीं बना सकते क्योंकि अगर इधर निगेटिव है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। एवरीवन के साथ आप क्या देख रहे हो, हैज लगा है, लेकिन दे के साथ तो हैज लग नहीं सकता इसलिए हैव लगाएंगे, और वाक्य चूंकि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग को निगेटिव बनाएंगे, यानी यहाँ हैवंट का यूज हो जाएगा। अभी देखना है कि एवरीबडी, एवरीबडी के लिए तो दे आ गया, लेकिन इज, क्या दे के साथ इज सुटेबल होगा, नया सब्जेक्ट दे को बनाया है तो वर्ब भी उसी के अनुसार लगाना होगा, और इसीलिए यहाँ पर आर लगाओगे, लेकिन वाक्य पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आज की रूल नंबर 8 में रिमार्केबल चीज सीखने को ये है कि एवरीवन, समवन, नो वन ये सब सिंगुलर हैं, लेकिन इनके लिए ही नहीं क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनता है। प्रोनाउन के रूप में इनके लिए ही आता है, प्रोनाउन चैप्टर में इनके लिए ही लगाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन टैग चैप्टर में इनके लिए ये स्पेशल कंसिडरेशन होती है जिसे याद रखना पड़ता है कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ऐसा कुछ आता है। तो इस केस में हम लोग इसके लिए क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में ही सी नहीं लाते हैं, बल्कि ऐसे केस में हम यहाँ किसका यूज करते हैं, दे का। और जब दे हो गया क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तो उसके लिए आर आएगा, हैव आएगा, इज थोड़े ना आएगा। इसी तरह से अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग को निगेटिव करना है, और अगर वाक्य ही निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। तो इसी के साथ रूल नंबर 8 जिसमें हम सिखा रहे थे आपको कि वन बडी और थिंग, वन और बडी वाले सब्जेक्ट, अभी मेरे से मुंह से निकला थिंग वाले सब्जेक्ट, यानी कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनके अंतिम में इस तरह का थिंग लगा रहता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइए देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट में।
तो अगर मान लिया जाए अगर वाक्य का सब्जेक्ट वन बडी रहा तब तो ठीक है, लेकिन अगर वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट एवरीथिंग हो, ठीक ना, एवरीथिंग, एवरीवन नहीं कह रहे हैं, एवरीथिंग कह रहे हैं, एवरीथिंग हो या क्या हो, समथिंग हो या क्या हो, नथिंग हो या फिर एनीथिंग हो, है ना। अभी वन बड़ी नहीं लगा रहे हैं, थिंग लगा रहे हैं। एनीथिंग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि वस्तु के लिए इट ही यूज होता है, सिंगुलर होता है, तो इसमें तो हम ऐसे भी गलती नहीं करेंगे, कम ही चांस है। लेकिन एवरीवन समवन वाले में सिंगुलर के लिए कोई दे क्यों लगाएगा, तो वहां पर ज्यादा ध्यान देने की बात थी। ये थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम कहेंगे समथिंग इज मिसिंग या समथिंग इज नीडेड, कुछ तो चाहिए। अब क्या चाहिए अभी स्पष्ट नहीं करें, समथिंग इज नीडेड, बस वाक्य बना रहे हैं। इस जगह पर मेरा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनना चाहिए इट को, क्योंकि थिंग वाला के लिए इट आता है, और जब इट आएगा तो उसके लिए इज लगाना भी सही हो जाएगा। लेकिन वाक्य पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो इसलिए वहां इजंट लगाया। एनीथिंग इज नॉट क्लियर, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो यहां पर आपका एनीथिंग के लिए क्या लगा रहे हो, इट लगा रहे हो, और सेंटेंस चूंकि निगेटिव जा रहा है तो क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इज लगेगा। अगर हम कहेंगे नथिंग वाज एज एक्सपेक्टेड, कुछ भी वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, जैसा एक्सपेक्ट किया था, तो यहां पर नथिंग के लिए क्या लगाएंगे, इट। लेकिन इस बार भी यहां सिर्फ वाज ही लगेगा क्योंकि सेंटेंस में नो आ चुका है, तो सेंटेंस निगेटिव हो गया। तो उसी तरह से अगर हम कहेंगे एवरीथिंग appears difficult to her, उसे हर काम कठिन ही लगता है। तो अपीयर मतलब कठिन लगना और डिफिकल्ट मतलब कठिन, उसे तो हर चीज कठिन ही लगता है। तो एवरीथिंग यहाँ है, इसके लिए सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया एवरीथिंग, तो वाक्य क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इट। अपीयर्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहने पर हम डू डज लाते हैं, तो इट के साथ तो डू आएगा नहीं, डज आएगा। वाक्य है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो यहाँ पर डजंट का प्रयोग किया जाएगा। मतलब आप समथिंग लाओ, एनीथिंग लाओ, नथिंग लाओ, एवरीथिंग लाओ, तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान देना है कि इट लगाना होगा। और वही वन या बडी वाला एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, या एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब ला रहे हो तो आपको क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे को बनाना है। तो आज के 2 रूल्स में आपने ये सब प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं, इनके बारे में आपने सीखा कि इसको कैसे प्लेस करना है या कैसे यूज करना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो कि हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि वह क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सबको हम बनाए हैं। देखते रहते होंगे हम कभी आई लगाते हैं, कभी भी, कल के क्लास में भी यू, ही, सी, इट, दे, सबको हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाए। लेकिन गौर की जगह अभी तक हम वन या देयर को नहीं बनाए, जबकि हम कल से बता रहे हैं कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वन या देयर भी बन सकता है। तो आगे के रूल में हम यही दिखाने वाले हैं कि कब हम क्वेश्चन टैग में वन को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए आप यहाँ रूल नंबर 9 जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर। सो रूल नंबर 9 में आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट वन हो, वन क्या है पता है, वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन मतलब एक नहीं हो रहा है, वन अकेले आता है तो वन मतलब कोई या हर कोई या तुम या आप, ऐसा मीनिंग देता है। तो वन जो है वो बन रहा है अकेले। अगर वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन होगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन होगा।
मतलब वाक्य का सब्जेक्ट वन होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी क्या होगा, वन ही होगा, बदलेगा नहीं। जैसे अगर हम कहेंगे वन कैन डू इट, मतलब कोई भी या हर कोई इस काम को कर सकता है, सेंस वही है, आप मैं या कोई भी इस काम को कर सकता है, वन में सब कोई शामिल हो गए। तो वन कैन डू इट, इस जगह पर हम हमेशा आपको सजेस्ट किया है कि क्वेश्चन टैग में पहले वर्ब नहीं, पहले सब्जेक्ट सोचना है, सब्जेक्ट देखना है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट वन है, तो जैसे इस वाक्य का सब्जेक्ट आई होता है तो यहाँ भी आई, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी बी, यहाँ दे रहता है, यहाँ भी दे। इसी तरह से अगर यहाँ वन दिख रहा है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी किसको बनाएंगे, वन को बनाएंगे। और फिर पुराना नियम कैन है तो यहाँ कांट हो जाएगा। वन शुड माइंड वंस आउन बिजनेस, बोलते हैं अपना काम से मतलब रखो, उसका यही अंग्रेजी होता है। तो अपने काम से मतलब रखो, मतलब हर किसी को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वन शुड माइंड वंस आउन बिजनेस। इस सेंटेंस को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट कौन मिला, वन। कितना इजी है ना, अगर वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन होगा। और इसी तरह से यहाँ पर शुड है तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, स्टूडेंट। बट मामला चेंज भी हो सकता है। ऐसा आप इसको इतना इजी भी ना ले, इसको मतलब इजी तो है लेकिन इसको थोड़ा दूसरा टाइप से भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। वन के साथ अगर कोई नाउन वाक्य का सब्जेक्ट बने, वाक्य का सब्जेक्ट बने तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उस नाउन के अनुसार होता है, उस नाउन के अनुसार होता है। सिंपल है ना, कि अगर वन आया अकेले तो फिर हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वन को बनाते हैं, लेकिन वन अकेले नहीं आएगा। अगर हम कहेंगे वन मैन विल आस्क ओनली वन क्वेश्चन, एक आदमी एक ही सवाल करेगा, वन मैन विल आस्क ओनली वन क्वेश्चन। अब अगर हम यहाँ पर वन यूज कर रहे हैं तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वन अकेले नहीं आया, वन मैन के साथ आया, वन नाउन के साथ आया। अगर वन की एग्जैक्टली बात वर्ब आ जाता, जैसे कि इस जगह हो रहा था, तो हम वन लगा लेते, लेकिन एग्जैक्टली बात वर्ब नहीं आया, मैन के बाद वर्ब आया। तो अब नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट। तो मैन के लिए क्या आएगा, ही आएगा। तो मैन के लिए यहाँ पहले ही लगा लोगे, और हमेशा से इसीलिए कहते हैं पहले सब्जेक्ट डिसाइड करो। यहाँ पर क्या लगा है, विल। अगर वाक्य पॉजिटिव हो, क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म का सबका लिखा है आपको, विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वांट, तो वहाँ पर वांट ही लगाएंगे। अगर हम कहेंगे वन गर्ल हैज bought the newspaper, एक लड़की ने न्यूज़पेपर खरीदा है, अखबार खरीदा है। इस जगह आप वन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसके साथ गर्ल आ गई है। तो गर्ल के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लगाएंगे, सी, और फिर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर से हैज को ले जाएंगे, तो हैज बन जाएगा निगेटिव और ये टर्न हो जाएगा किसमें, हैजंट में। देख रहे हैं। अगर हम कहेंगे वन क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे या 3 मार्क्स मिलते हैं। तो अब यहाँ पर आपको किसके अनुसार लगाना है, क्वेश्चन के अनुसार सब्जेक्ट लगाना है। जब मैन के अनुसार ही हुआ, गर्ल के अनुसार सी हुआ, तो क्वेश्चन तो निर्जीव है, इसके अनुसार तो इट ही होगा ना, इट लगा लेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, मेन वर्ब आया। मेन वर्ब V1 V5 हो तो डू डज यूज करते हैं, तो इट के साथ डू कौन लगाता है, डज लगता है, कल बताए हैं। और डज का यहाँ निगेटिव डजंट हो जाएगा क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग तो निगेटिव ही होगा ना। इट मीन्स हम अब अगले अपने रूल नंबर 10 पर पहुंच गए हैं कि भाई जब यहाँ पर आपको वन अकेले दिखे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन
वन बनेगा, लेकिन वन को जब एक सब्जेक्ट अलग से, वन को अलग से नाउन मिल जाए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उस नाउन के अनुसार हो। गो अहेड, आगे चलते हैं अगले रूल में। इस बार रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10। ये रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 था क्वेश्चन टैग का, जो कि रिलेटेड टू सब्जेक्ट ही अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट में ही ध्यान देना होता है, क्योंकि वर्ब तो क्वेश्चन टैग का फिक्स होता है, वाक्य से ही आएगा और हेल्पिंग वर्ब ही बनेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा वर्ब वाला पोर्शन इजी हो जाता है, सिर्फ ज़्यादा ध्यान देना होता है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट पर। अब वन वाला आपने सीख लिया, वन का पूरा कहानी हो गया। रूल नंबर 11 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रूल नंबर 11 में हम अब इसको डिस्कस करने वाले हैं कि देयर बहुत इजी है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट देयर हो, इंट्रोडक्टरी देयर होता है, उसका कोई हिंदी नहीं निकलता है, ठीक है, सिर्फ परिचित कराता है। तो कह रहा है अगर वाक्य का सब्जेक्ट देयर हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है, तो और लोगों को भी पता चलने दीजिए, है ना, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी शेयर कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर दिए तो ठीक है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब कभी वीडियो ना दें और फिर देने लगे तो आपको मैसेज के रूप में पता चल जाए। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, तो कह रहे हैं अगर वाक्य का सब्जेक्ट देयर हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर होगा, ठीक है, देयर ही होगा या देयर होगा, है ना। तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट देयर हो, जैसे कहेंगे देयर इज ए प्रॉब्लम, एक समस्या है। अब हम चाहते हैं इसके लिए हम सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाएं, एक समस्या है ना, तो एक समस्या है ना, ये है ना के लिए क्वेश्चन टैग लगाते हैं। तो जो वाक्य का सब्जेक्ट देयर हुआ तो क्वेश्चन टैग का भी देयर ही होगा। वर्ब के लिए अब तो बहुत ट्रेंड हो चुके हैं, यहाँ इज है तो इधर भी इज ही आएगा देयर के साथ ना, इज का सिर्फ निगेटिव हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। अगर हम कहेंगे देयर वाज नो वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में पानी नहीं था, तो जब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो फिर से सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर को बना लेंगे और यहाँ से उठा के वाज को उधर ले जाएंगे। इस बार वॉजंट नहीं करना है, कल बताए थे नो, नॉट, नन, नेवर, नथिंग, ये सब वाक्य में आने लगता है तो हमारा वाक्य क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो वन से रिलेटेड और देयर से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन कल नहीं बताए थे ये चीज, है ना। आज हम बताएंगे आपको, कल थोड़ा सा हिंट किए थे सिर्फ कि वाक्य कब निगेटिव होता है। आज कल से हम बता रहे हैं, आप बेसिकली जानते हैं कि वाक्य में नो आ जाए तो निगेटिव होता है, नॉट आ जाए तो निगेटिव होता है, लेकिन और कब कब वाक्य निगेटिव हो सकता है, यानी अब पता ही नहीं हो कि वाक्य निगेटिव है, तब तो हम क्वेश्चन टैग वहां निगेटिव ही लगा देंगे। तो इससे बचने के लिए हमें एकदम से पता होना चाहिए कि वाक्य कब निगेटिव हो जाएगा। तो वाक्य के निगेटिव होने की जितनी भी स्थितियां हैं जिसके कारण क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगता है, वो हम अब अगले रूल में यानी रूल नंबर 12 में कवर करने जा रहे हैं। ये हम यहाँ बताएंगे कि कौन कौन से शब्द अगर आपको दिख गए वाक्य में तो वाक्य निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, अगर किसी वाक्य में, है ना, किसी वाक्य में नो, नॉट, नन, नेवर, नथिंग, हार्डली, scarcely, rarely, seldom, neither, few, very few, little, या very little आए तो वाक्य निगेटिव होगा, अतः इसका
क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। आप तो जानते ही अगर वाक्य निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, और अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव रहेगा ही रहेगा। इस रूल पर अच्छे से डिस्कशन के लिए हम इस रूल को हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ रूल नंबर 12 रहेगा और उस पर फिर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब ये सब सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है ना। अब हम सारे सब्जेक्ट वाले रूल को देख चुके हैं। अब जो बातें करनी है फिलहाल रूल नंबर 12 पर फोकस करना है हम लोग को। क्या कह रूल नंबर 12 क्या कर रहा है, देखिएगा कि अगर किसी वाक्य में आपको नो दिख जाए, नॉट दिख जाए, नन दिख जाए, ठीक है, नो नॉट नन, नेवर दिख जाए, हिंदी देखो ना सबकी, नो मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं, नन मतलब कोई नहीं या कुछ नहीं, या फिर नेवर मतलब भी आपका हो गया कभी नहीं, या नथिंग, नथिंग में नो है ही, नो वन में तो नो है ही, ये तो ऐसे ही पहचान जाएंगे। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, हार्डली मतलब नगण्य या नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, स्कार्सली मतलब नहीं के बराबर, रेयरली मतलब नहीं के बराबर, सेल्डम मतलब नहीं के बराबर। तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली या सेल्डम सब नहीं के बराबर, या एकाध बार जो हम लोग बोलते हैं, एकाध बार गए होंगे मतलब ठीक से याद भी नहीं कि वहां गए होंगे कि नहीं। तो नहीं के बराबर का जो मीनिंग देता है नगण्य का, वो हार्डली भी दे सकता है, स्कार्सली भी, रेयरली भी या सेल्डम भी। तो ये नहीं के बराबर यानी नहीं हो गया, निगेटिव बना देता है वाक्य को। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, बहुत फेमस है ये। फ्यू का मतलब भी होता है नहीं के बराबर, वेरी फ्यू का मतलब भी होता है नहीं के बराबर, लिटिल का मतलब भी होता है नगण्य या नहीं के बराबर, और वेरी लिटिल का मतलब भी होता है नहीं के बराबर। तो ये सब अगर किसी वाक्य में आ जाए तो वो वाक्य निगेटिव हो जाएगा, और इसलिए उसका क्वेश्चन टैग जो लगेगा वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब अगर आपको किसी वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द दिखता है तो वो वाक्य निगेटिव हो जाएगा। तो अब आपको हर बार ये दिमाग नहीं लगाना होगा कि सर बोलते हैं वाक्य पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, वाक्य निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो जब भी ये सब में से कोई वर्ड दिखे तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और अगर इनमें से कोई भी वर्ड ना दिखे तो समझ लो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव होगा। समझ गए? अब जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इसमें से उठाते हैं। आई हैव नेवर अब्यूज्ड हर। अब मैंने उसे कभी गाली नहीं दी है, तो नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। ये वर्ड जो आ गया वाक्य निगेटिव हो गया। आई तो आप जानते हैं अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई है क्वेश्चन टैग का भी आई ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर हैवंट नहीं हैव आएगा। किसकी वजह से? तो बोलेंगे नेवर की वजह से। थोड़ा देर पहले आप देखे थे नथिंग को, नथिंग वाज सो इजी, कुछ भी उतना आसान नहीं था। तो यहाँ पर जब आप लिखते हो तो ऐसा है कि नथिंग के लिए इट लगाना तो सिखाए ही थे, और यहाँ पर वाजंट नहीं वाज होता था। किसकी वजह से? नो के वजह से। समझ में आ गया? और नॉट तो काफी पॉपुलर है, आप जानते ही हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ना, कहावत भी है ये, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, है ना। तो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, मतलब नहीं के बराबर काटते हैं, शायद ही कभी काटते हैं, इसका यह सेंस हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट कौन है? बार्किंग डॉग्स। डॉग्स क्या है? प्लरल। प्लरल के लिए कौन आता है? प्लरल नाउन के लिए दे आता है। यहाँ सब्जेक्ट कौन बन गया? दे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो क्या क्या आ सकता है? डू, डज या डिड। ये पास्ट थोड़े ना है कि डिड आएगा, ये तो प्रेजेंट है, क्योंकि V1 रहता है तो प्रेजेंट, बाइट मने काटना, V1 है, प्रेजेंट हो गया। तो डू या डज में से आएगा। दे के साथ डज कौन लगाता है? यहाँ तो डू लगना है। और डोंट अगर आप लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो पहले से सेल्डम वर्ड आया हुआ है। अगर हम लिखेंगे सी हार्डली टॉक्स टू स्ट्रेंजर्स, वो शायद ही कभी अजनबियों से बात करती है। स्ट्रेंजर बना अजनबी हो गया। अब यहाँ पर मेरा फिर से सी के हिसाब से सब्जेक्ट सी लग जाना है, काफी आसान से लग गया सब्जेक्ट। दूसरा है कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब है, टॉक्स है, V5 है, और इसके लिए डज सी के लिए आएगा, डू तो आएगा नहीं, डज आ गया। डजंट लगा नहीं सकते हैं आप, हार्डली देखने के बाद डजंट क्यों लगाएंगे, है ना, गलती होगा। अगर हम लिखते हैं नन हैज कम येट, कोई भी अभी तक नहीं आया है, तो भाई नन है,
नन के लिए तो ही लगेगा, यहाँ ही लगा लो, है ना। और ऊपर से यहाँ पर है कि हैज है, तो हैज ही रहने दो, क्योंकि हैजंट तो होगा नहीं, नन तो वाक्य को निगेटिव ही बनाता है। तो अगर वाक्य आपका निगेटिव है, ये सारा वर्ड वाक्य में है जो नीचे लिखा हुआ था, मिटा रहे इसको और एग्जाम्पल देने के लिए। तो ये सारा वर्ड अगर दिखता है आपको वाक्य में, तो वाक्य मेरा निगेटिव हो जाता है, अतः क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगता है। लेकिन इतना लिखाने के बाद भी गलती हो सकती है, जैसे A little knowledge is a dangerous thing। मतलब आप सुने होंगे कहावत, कम जानकारी जो होती है खतरनाक होती है, नीम हकीम खतरे जान, है ना। कम नॉलेज वाला चीज है, कम नॉलेज वाला डॉक्टर है तो प्रयोग करता है पेशेंट पर, इलाज नहीं, उस पर प्रयोग करने लगता है, ही दवा दे के देखते हैं, ही दवा दे के देखते हैं। तो वो हो गया लिटिल नॉलेज। कम जानकारी जो होती है वो खतरनाक चीज होती है, जानलेवा होती है, नीम हकीम खतरे जान। तो इसका ये मतलब है। अभी यहाँ पर आप सब्जेक्ट लगाने जाओगे तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले स्थान होता है सब्जेक्ट का, तो ये सब्जेक्ट है। कम ज्ञान, इसमें ज्ञान जो है वो नाउन है, और ये कम जो है उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर नॉलेज जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं। यहाँ नाउन कौन है? नॉलेज। और नॉलेज क्या होता है? निर्जीव। निर्जीव के लिए, निर्जीव में भी सिंगुलर, निर्जीव के लिए क्या आता है? ईट। प्लुरल रहता तो सीधे दे लगा देते, सजीव निर्जीव सबके लिए दे आता है प्लुरल में, ईट आ गया। ईट लगने के बाद हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर ईज आर में से आएगा, एम क्यों आएगा, आई रहता तब आता, ईज या आर में से आएगा। तो ये भी तय है कि ईज है तो ईट है, तो आर तो नहीं आएगा, ईज आएगा। अब ये देखना है कि ईज आएगा कि इजंट आएगा, क्योंकि अगर ये वाक्य पॉजिटिव होगा तो इजंट आएगा, निगेटिव होगा तो। अब हम पढ़ा दिए कि भाई लिटिल या वेरी लिटिल आता है तो वाक्य निगेटिव होता है, पर ये लिटिल भी नहीं है, ये वेरी लिटिल भी नहीं है, ये ए लिटिल है। और ए लिटिल आता है तो वाक्य पॉजिटिव ही रहता है, द लिटिल आता है तो वाक्य पॉजिटिव ही रहता है। इसीलिए यहाँ पर आपको इजंट लगाना होगा। लेकिन जब हम कहते हैं आई हैव taught little, मैंने थोड़ा सा ही तो पढ़ाया है, आई हैव taught little, नॉट ए लिटिल। तो ए लिटिल कहना यहाँ ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा दिए हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं के बराबर पढ़ाया, टाउट लिटिल, अरे उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे ही बताया, उससे ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं बनेगा। नहीं के बराबर पढ़ाया, इंट्रो था खाली, तो आई हैव टाउट लिटिल, ऐसा कुछ बोल रहे हैं नहीं के बराबर। तो ये लिटिल वर्ड आ गया तो वाक्य को क्या बना देगा? निगेटिव। या वेरी लिटिल भी बोल सकते थे, बहुत कम, नहीं के बराबर, तो ये निगेटिव बना चुका है। यहाँ पर आप आई लगा के हैवंट नहीं लगा सकते हो, हैव ही लगाना होगा, कारण कि लिटिल आने पर वाक्य क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। ऐसा है कि आप अभी और एग्जांपल्स देखिए ताकि आपका माइंड और खुले कि ये सारे वर्ड आएंगे तो वाक्य हर हाल में निगेटिव ही होना है ना। अब जैसे अभी और एग्जांपल्स में हम देखते हैं, फ्यू पर्सन्स नो हर या नो हिम। आपको सिर्फ अभी ये पहचानना है कि वाक्य पॉजिटिव है कि निगेटिव, बाकी चीजें आप जान चुके हैं, आसान है ना। तो ये वाक्य निगेटिव होगा क्योंकि इसमें फ्यू आया है, अभी मैंने मिटा दिया, वहां से आप देख सकते हो, है ना, कि फ्यू अगर वाक्य में आता है तो वाक्य निगेटिव हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन टैग लगना होगा वो पॉजिटिव लगेगा। तो बात की बात है, मेरा सब्जेक्ट कौन है? पर्सन्स। पर्सन्स या नाउन प्लुरल है तो इधर तो पक्का उसके लिए दे आएगा। और अब नो यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज में से इसके लिए डू आएगा। और डोंट आप लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ फ्यू लगा हुआ है। फ्यू या वेरी फ्यू निगेटिव होता है। अगर हम कहेंगे ए फ्यू एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, मतलब ये कह रहा है कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं दिए गए। थोड़ा देर पहले हमने लिखा था ए लिटिल तो पॉजिटिव हुआ था, लेकिन जब हमने लिटिल लिखा था तो निगेटिव हुआ। इन द सेम वे जब हम फ्यू लिखे तो ये निगेटिव हो गया, लेकिन जब हम ए फ्यू या द फ्यू लिखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम लिखते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन, तो यहाँ पर दे तो लगेगा ही, प्लरल नाउन आया है, लेकिन यहाँ पर हैवंट ही लगाना होगा क्योंकि इस बार हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, वाक्य तो पॉजिटिव हो गया, इसमें ए फ्यू लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर किसी वाक्य में नथिंग आ जाए, नेवर आ जाए, नो आ जाए, नॉट आ जाए, नन आ जाए, या फिर इस टाइप का कोई भी नो से बना हुआ वर्ड आ जाए, या हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इस टाइप का वर्ड आ जाता है, या लिटिल या फ्यू दिख जाता है, तो आप पहले ही समझ जाओ कि वाक्य जो आपका है वो निगेटिव बन चुका है। और ऐसे में जो क्वेश्चन टैग आप प्लेस करने वाले हो, जो लगाने वाले हो, वो पक्का ही पक्का आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। तो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, बहुत ज़्यादा रूल है नहीं क्वेश्चन टैग में, है ना। और हम लोग इसको ऑलरेडी
पता नहीं रूल नंबर 12 के रूप में ले रहे थे, है ना। तो रूल नंबर 12 नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई काउंटिंग मेंशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक मतलब आप कह सकते हो कि सारे रूल्स कवर हो जाने हैं, वन आफ्टर अनदर हर रूल आ जाना। तो ये रूल नंबर 12 था, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से वर्ड आने पर वाक्य निगेटिव हो जाता है, और इन वर्ड्स के आने के बाद हम जो है क्वेश्चन टैग हमेशा इस केस में जो लगाते हैं वो पॉजिटिव लगाते हैं। वेल, चलते हैं अगले रूल में। तो अगर ये रूल नंबर 12 रहा होगा तो अगला रूल नंबर 13 हो जाएगा। अगर ये 11 होगा तो आप 12 मेंशन करना। तो देखिए, ये नेक्स्ट रूल यानी रूल नंबर 13 में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं। देयर के बारे में आज हम आपको सिखाएं, वन के बारे में भी हम आज आपको सिखाएं, यानी एक तरह से हम वर्ब लगाना आज आपको नहीं, ज़्यादा फोकस आज सब्जेक्ट का सही चयन करने पर हम कर रहे थे। इसके अलावा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इनकी भी जानकारी आपको दी गई है। अभी अभी हम आपको टोटल निगेटिव होने वाले चीज़ों के बारे में भी बताए हैं, और अब रूल नंबर 13 में हम आपको इन शब्दों के बारे में बता रहे हैं, जो कि काफ़ी मतलब ये ऊंचे एग्जाम्स में इसके सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। चलो ये वर्ड रख लेते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। एक और वर्ड इसमें रख लो, एवरी वन ऑफ, ठीक है। तो एवरी वन ऑफ, इतना सब आ गया। कौन कौन? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद अगर अस, यू या देम आए और वाक्य का सब्जेक्ट बने, और वाक्य का सब्जेक्ट बने, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्रमशः वी, यू एवं दे होगा। वी, यू एवं दे होगा। देखिए, ध्यान दीजिए, इसके दो रूल है, कंफ्यूज कर दे सकते हैं आपको, इसलिए हम दोनों रूल आपको अलग अलग डिस्कस करेंगे। अगर मान लो इसके बाद प्रोनाउन आएगा तो इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन ही आता है, फिक्स है। तो आपको अगर अस दिखता है तो आप सब्जेक्ट बना लेना वी को, अगर आपको यू दिखता है तो सब्जेक्ट बना लेना यू को, अगर आपको देम दिखता है तो सब्जेक्ट बना लेना देम को। देख ही लो कुछ एग्जांपल्स, जैसे कहेंगे ईच ऑफ देम हैज पास्ड द इंटरव्यू। उनमें से प्रत्येक ने साक्षात्कार उत्तीर्ण कर लिया, साक्षात्कार में, इंटरव्यू में पास कर गए। तो वर्ब क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। आप यहाँ हैज देख के कंफर्म नहीं कर सकते हो कि इधर भी हैज ही आएगा। हैज या हैव दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर आप देम को देख लिए, ईच ऑफ के बाद अगर देम आएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? दे को। अब दे के लिए हैज कौन लगाता है? कोई नहीं। तो दे के लिए आप क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। वाक्य पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? निगेटिव, हैवंट हो गया। अभी ईच ऑफ नहीं रहा होता, आइदर ऑफ रहा होता। आइदर ऑफ अस इज गिल्टी। हम में से किसी एक की गलती है, यानी हम में से कोई एक दोषी है, ऐसा मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पर अस को देखते हुए हम क्या प्लेस करेंगे? बी प्लेस किए कि नहीं? सही किए। अगर बी प्लेस किए तो सही किए, क्योंकि एस के हिसाब से बी ही आएगा। और अब बी के हिसाब से कौन इज लगाएगा बताओ? इसलिए यहाँ पर आप क्या लगाओगे? आर, और आर का क्या हो जाएगा? आंट। तो काफ़ी इजी चैप्टर भी अगर डीप में ना पढ़ा जाए तो उसमें भी कुछ सवाल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो बाद में एग्जाम का हिस्सा बनते हैं और स्टूडेंट्स उसमें गलत करके आ जाते हैं। तो आपको जो भी जानना है पूरे डीप में, एकदम गहराई तक, है ना। दो रूल छोड़ के क्यों पढ़ेंगे? दो रूल कम क्यों करके पढ़ेंगे? उसको जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको भी लेकर चलेंगे, जो इजी था वो तो गया ही आसानी से दिमाग में। ये भी क्यों टफ लगेगा? पढ़ लेने के बाद तो ये भी इजी है, नहीं जानने पर गलती हो जाएगी। अगर आइदर ऑफ के बाद अस आया, इन द सेम वे अगर हम लिखते हैं नाइदर ऑफ यू इज
एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तुम दोनों में से कोई भी इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर यू लगा देंगे क्योंकि इधर यू आया है, और यू के साथ कौन इज लगाता है, आर लगाना होगा, इसलिए यहाँ पर आंट नहीं लगाना होगा, सिर्फ आर, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं नाइदर मतलब दो में से कोई नहीं आएगा, वाक्य को निगेटिव बना देगा और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। एक वर्ड और है, उसको भी देख लो आप। अगर हम लिखते हैं एवरी वन ऑफ अस हैज सम ड्रीम्स, हम में से प्रत्येक के कुछ सपने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या लगना है, तो अस के हिसाब से वी लगना है, और वी के हिसाब से हैज नहीं हैव लगना है, और निगेटिव इसका क्या हो जाएगा, हैवंट। बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के अनुसार ही क्वेश्चन टैग का वर्ब लगता है, इसलिए इधर जरूर हैज लगा है, लेकिन वी के साथ हैज नहीं, वी के साथ क्या लगता है, हैव। और वाक्य पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा ही, इसलिए आगे हमने यहाँ पर क्या लगा लिया, हैवंट लगा लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या एवरी वन ऑफ के बाद अगर आपको यू, अस या देम दिखे तो यू के लिए यू लगाना है, अस के लिए वी लगाना है, और देम के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे को लगाना है। बट इसका एक और पहलू भी है, देयर इज अ सेकंड एस्पेक्ट इन दिस रूल। इस रूल का एक और पक्ष बनता है, क्या कि ऐसा भी वाक्य हो सकता है कि अस, यू या देम नहीं हो, वहां पर कोई नाउन हो। ठीक है, अस, यू या देम नहीं हो, वहां पर कोई नाउन हो। अगर ऐसी कंसिडरेशन आती है कि अस, यू या देम नहीं आकर के कोई नाउन आ जाता है, तो वहां पर मामला बदल जाता है, वहां पर सिचुएशन चेंज हो जाते हैं, और उसको हम लोग अगले रूल में यानी कि रूल नंबर 14 में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस लुक एट रूल नंबर 14। उतारने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, उतारने में फिर काफी वक्त लगेगा। अभी रन टाइम में आप समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो देखिए, फिर बाद में वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट, जैसे भी आपको सही लगे। तो नाउ रूल नंबर 14, ये भी इसी रूल से रिलेटेड है। कहता है अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या एवरी वन ऑफ के बाद प्लरल नाउन आकर वाक्य का सब्जेक्ट बने, तो ही, सी या इट क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा। तो ये मामला अलग है। पहले हम कह रहे थे कि इसके बाद अगर अस आएगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी बनेगा, देम आएगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा, बट अब यू आएगा तो यू बनेगा। बट अब मामला ये है कि ना देम आएगा, ना अस आएगा, ना यू आएगा। एक्चुअल में यहाँ कहा जा रहा है कि मान लो इसके बाद कोई प्लरल नाउन आ जाएगा, तो आपको ही, सी या इट जो सुटेबल होगा वैसा सब्जेक्ट देना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहेंगे ईच ऑफ द गर्ल्स has complained against you, प्रत्येक गर्ल ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किए हैं। ये कहते समय हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ईच ऑफ के बाद अस, यू या देम नहीं, गर्ल्स है। अब ही, सी, इट होगा, अगर प्लूरल नाउन आएगा तो इसके लिए वहाँ ही, सी, इट लगाना होगा। तो ही, सी, इट में से अब कोई भी बंदा समझदार है, गर्ल्स के लिए ही तो लगाएगा नहीं, इट भी नहीं लगाएगा, गर्ल्स के लिए क्या लगाएगा, सी लगाएगा। तो यहाँ पर हम सी प्लेस कर देंगे। अब सी के अकॉर्डिंग यहाँ हैज तो ठीक ही है, लेकिन वाक्य पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा, हैजंट लग जाएगा। अगर हम कहेंगे आइदर ऑफ द बुक्स इज माइन, मतलब दोनों में से कोई एक किताब मेरी है।
ऐसा कहते वक्त जब हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे होंगे तो आइदर ऑफ के बाद अगर प्लरल नाउन आता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ही सीट में से होता है। बुक तो निर्जीव है, ही और सी क्यों लेगा, इसके लिए इट लगेगा। वाक्य आपका पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, इज का निगेटिव क्या होगा, इजंट, यहाँ लगा देंगे। अगर हम लिखते हैं नाइदर ऑफ द क्वेश्चंस वर, गलत हो जाएगा ना, वाज लगता है नाइदर ऑफ के बाद नॉन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, वाज आंसर्ड करेक्टली। चलो थोड़ा बड़ा हो गया, क्वेश्चन टैग नीचे लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग भरना है, क्या भरेंगे, नाइदर ऑफ है और यहाँ पर नाउन मेरा प्लरल है, उसको नहीं देखना है। नाइदर ऑफ के बाद अगर प्लरल नाउन भी आए तो यहाँ ही से इट लगेगा। अब क्वेश्चंस के लिए सी और ही तो लगेगा नहीं, क्वेश्चंस के लिए क्या लगेगा, इट, और इसके अनुसार यहाँ वाज लग जाएगा। वाजंट क्यों नहीं लगा, क्योंकि आप पढ़े थोड़ा देर पहले कि नाइदर जब आता है तो वाक्य क्या हो जाता है, निगेटिव। तो ही भी लगा दिया आपको, सी भी लगा के दिखा दिए, ही नहीं लगाया, अच्छा ही लगा देते हैं। अगर हम कहेंगे एवरी वन ऑफ द टीचर्स टीचर्स वेल, प्रत्येक शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखते समय हम लोगों ने जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट डिसाइड करना शुरू किया तो टीचर्स मिल गए एवरी वन ऑफ के बाद। अब टीचर्स के लिए सी या सॉरी इट तो होगा नहीं, ही सी में से सोचना है। तो जब सोचना पड़ जाए, टीचर्स पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी, तो ऐसे केस में हम लोग ही प्लेस करते हैं। जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो ही लगाते हैं, तो ही लगा दिए। और चाहे क्लियर रहता, मान लो यहाँ पर बॉयज रहता तो हम वहाँ ही लगा लेते हैं स्पष्ट रूप से, और स्पष्ट नहीं है तो भी हम वहाँ ही लगाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर हम जब ही लगा रहे हैं तो टीचर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पर डज लगेगा। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो डू डज डिड में से लगाते हैं, तो यहाँ डज लगेगा। और वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। तो ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो या एवरी वन ऑफ हो। अगर इसके बाद अस रहेगा तो बी, यू रहेगा तो यू, और देम रहेगा तो दे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर इसके बाद प्लरल नाउन आ गया तो हम ही, सी या इट में से जो सुटेबल होगा उसको क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना लेंगे। तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप कल भी इसके अंदर एक पार्ट में आपने कल क्वेश्चन टैग के रूल देखे, दूसरे पार्ट में आज हमने इसके सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये सभी जो रूल्स अभी तक आप देखे हो, इसके बाद क्वेश्चन टैग जो है लगभग खत्म हो गया। लेकिन एक और इजी सेक्शन इसका अभी बचा हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस इंपरेटिव हो, जैसे हम कल बता रहे थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो असर्टिव, और खाली वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो इंपरेटिव। तो एक मामला अभी भी आपके लिए बचा हुआ है जिसका सवाल बहुत आता है, जो बहुत ईजी भी है। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 15 और 16 के अंडरटेकिंग आगे डिस्कस करेंगे अभी कि ये क्या बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमारे पास आ रहा है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 कहता है अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग विल यू या want you होगा। मतलब समझो, अगर इंपरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कहेंगे कम हेयर, कम हेयर में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, वाक्य शुरू हुआ वर्ब से यानी V1 से और यह ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ क्वेश्चन टैग लगाने कह रहा है। तो क्वेश्चन टैग अगर आप विल यू लगाते हैं तो आपको पढ़ाया गया था वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, बट यहाँ पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर आपने वांट यू लगा लिया तो ये भी सही होगा। कौन ज्यादा सही है, दोनों उतने सही है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें, दोनों इक्वली राइट है, किसी को गलत नहीं किया जा सकता। अगर हम कहेंगे सिट डाउन, बैठ जाइए,
अगर हम इसमें प्लीज भी लगा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, ये बस कटसी हो गया। प्लीज सिट डाउन तो भी हम यहाँ विल यू लगाएं चाहे वांट यू लगाएं, दोनों ही सही होगा, है ना। लेकिन मान लो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गया, है ना। चेंजिंग क्या आ गया, तो बहुत आसान हो गया ना कि अगर कहेंगे स्टॉप तो विल यू या वांट टू लगेगा, अगर कहेंगे स्टैंड अप तो इसमें विल यू या वांट टू लगेगा, अगर कहेंगे राइट डाउन इसमें विल यू वांट टू लगेगा, अगर कहेंगे आंसर माय क्वेश्चन तो वर्ब से अगर वाक्य शुरू हो तो उसमें क्वेश्चन टैग विल यू या वांट टू लगता है। लेकिन मामला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट को डोंट या नेवर आदि लगाकर निगेटिव बना दिया जाए तो क्वेश्चन टैग सिर्फ विल यू ही होगा। ये पुरानी बात है, इसको समझाना चाहिए था हमको, है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, पर आपको आसानी हो इसलिए, है ना, मैंने लिख दिया। अगर हम कहेंगे डोंट मेक अ नॉइज तो देखो अभी भी इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस ही हुआ, वाक्य शुरू हुआ कहाँ से, वर्ब से, और वर्ब के पहले हमने क्या लगा दिया, डोंट, इसको सिर्फ निगेटिव बनाया गया, अभी भी इसके पहले सब्जेक्ट नहीं आया है। तो बिना सब्जेक्ट वाला वाक्य जो वर्ब से शुरू होता है वैसे वाक्य में आप विल यू या वांट यू लगाते हो, पर यहाँ वांट यू लगाने का सवाल ही नहीं उठता। इतनी देर की समझदारी में आपको पता जरूर चल गया होगा कि पहले से ही निगेटिव है तो इधर कैसे वांट यू आएगा। अगर हम कहेंगे डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किसी भी केस में हम इधर वांट यू नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज सेंटेंस इज ऑलरेडी निगेटिव। नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर कभी भरोसा मत करो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस जगह भी इस नेवर का यूज करके वाक्य को निगेटिव बनाया गया है, तो हम यहाँ पर वांट यू का ऑप्शन नहीं तलाश करेंगे, सीधे क्या लगा देंगे, विल यू। तो V1 प्लस सब्जेक्ट के लिए हम विल यू या वांट यू दोनों लगा सकते हैं, बट किसी भी टाइप से, किसी भी एफर्ट से, किसी भी तरीके से अगर इसको निगेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है तो फिर हम वहाँ क्यों लगाएंगे या कैसे लगाएंगे, गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारे पास एक ही विकल्प रह जाएगा और वो विकल्प क्या होगा, विल यू। हाँ ये बेहद आसान है पर बहुत ज़्यादा यही पूछा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस वाला भी। तो इसमें फिक्स है, इसमें सोचना नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट किसको बनाए, फिक्स किसको वर्ब लाए, फिक्स कर दिया गया, विल यू ही लगेगा, वांट यू ही लगेगा, निगेटिव हो जाएगा तो सिर्फ विल यू लगेगा। तो ये तो पुरानी बात है, निगेटिव में फिर उस तरफ कैसे निगेटिव हो सकता है। तो दिस वाज रूल नंबर 15 एंड 16, जिसमें हम लोगों ने वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में कैसा सब्जेक्ट लगाना है ये सीख लिया। तो अब इसको भी हटा देते हैं 15 और 16 को। लेटर वी शैल रूल डिस्कस रूल नंबर 17। अभी हम लोग आज क्वेश्चन टैग को खत्म ही कर लेना है और अब हम लोग रूल नंबर 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप में लगन है, अभी भी आप अपने स्ट्रेंथ को, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। थोड़ा टाइम निकालिए, रेगुलर पढ़िए, है ना। वीडियो आपके पास अवेलेबल है, अगर छूट जाता है बाद में देखिए। तो यहाँ पर अब रूल नंबर 17 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि अगर को हटा दो, लेट प्लस अस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन टैग शैल बी या शॉन्ट वी होगा। तो अगर आपको लेटस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिख जाता है इस टाइप से, चला जाए लेटस गो, तो मेरा क्वेश्चन टैग यहां लगेगा शैल वी, ठीक है। अगर शॉन्ट वी भी लगा दिए तो कोई परेशानी नहीं है। लेट अस टॉक, बात किया जाए, तो यहां भी शैल भी लगा दे, सही है, या फिर शॉन्ट भी लगा दे तो उतना भी सही है।
हो गया ना। अगर हम कहेंगे लेट अस नॉट डिले, अब ऐसा करते हम लोग, देर नहीं करना चाहिए हम लोग, तो देर नहीं किया जाए। तो अब इतनी समझदारी तो दिखानी होगी कि इसमें सिर्फ शैल ही लगेगा, क्योंकि इतना देर से आप पढ़े हैं, अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव हो जाए तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ, हालांकि इसमें पॉजिटिव वाले में दोनों हो जाता है, पर ये नहीं संभव है, इसको आपको काट देना है। अगर इधर नॉट आ गया है तो इधर नॉट नहीं आ सकता है। तो सिंपल सी बात थी कि लेट अस, अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से आता है, लेट के बाद अस आता है, तो आपको वहां पर शैल भी या साउंड भी यूज करना है। लास्ट रूल ऑफ क्वेश्चन टैग लेट प्लस ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, V1 हो, ये केस हो, लेकिन यहाँ पर अस नहीं हो, अस छोड़ करके कुछ आया हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए विल यू या वांट यू आएगा। मतलब इसके लिए क्वेश्चन टैग जो होगा वो विल यू आएगा या फिर क्या आएगा, वांट यू लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अस नहीं होना चाहिए, अस रहेगा तो शैल भी या साउंड भी लगेगा, अस छोड़ के कुछ भी रहे। लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ कहने दो, ये सेंटेंस है, और इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है। विल यू लगा लो शौक से, या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो वांट यू लगा लो। मतलब लेट वाले में अस नहीं होगा तो पुराने ही नियम से बन जाएगा। अगर हम कहेंगे लेट द चिल्ड्रन प्ले, कुछ भी रहे, चिल्ड्रेन, यू, मी, दे, कुछ भी, अगर यहाँ पर ये सिचुएशन है तो हम यहाँ पर फिर से वही करेंगे, विल यू या वांट यू, क्योंकि लेट के बाद अस आता है तो शैल आता है, अस नहीं आता है तो पहले की तरह विल यू या वांट यू। अगर हम कहेंगे लेट हर नॉट स्पीक, उसे बोलने मत दो, अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है विल यू, क्योंकि इस बार आपने अगर वांट यू लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से क्या लगा है, नॉट। तो लेट से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए क्वेश्चन टैग शैल तब लगता है, क्वेश्चन टैग में तो शैल तब लगता है जब उसके बाद अस आता है। अगर अस छोड़ के कुछ भी आए तो पहले की तरह जो इंपरेटिव सेंटेंस में आप लगा रहे थे विल यू या वांट यू, वो कर लेंगे। तो यहाँ पर इतने रूल्स के बाद, यानी ये 18 रूल्स कवर करने के बाद, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड इन दिस वेरी चैप्टर। कुछ भी रह नहीं जाता है इस चैप्टर में आगे आप डिस्कस करने को। इतने रूल्स के बाद आप किसी भी तरह का क्वेश्चन टाइप का, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड या इजी से इजी, कैसा भी क्वेश्चन होगा वो आराम से डील कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस जो है हम इसमें करवाएंगे, है ना, और आपको यहाँ पर वो देखने को कि मिलेगा। वहाँ से आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे या नहीं करते हैं तब तक पढ़ाई का यूज उस वे में नहीं हो पाता है जिस वे में कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो practice remains a sore point while online class, but I would also make use of it to convey you the practice session, कि कैसे आपको प्रैक्टिस सेशन दे या करवाएं, उसके लिए आपको हम कन्वे करेंगे। तो बी कनेक्टेड, और जो लोग कनेक्टेड नहीं है उनको जोड़िए अपने आप से, है ना, किसी तरह से उनको भी अपने इस ग्रुप में लाइए, उनको भी जानकारी दीजिए। और ऑनलाइन भी होगा, है ना, ये अभी एक शुरुआत है, अभी हम लोगों को जोड़ रहे हैं सभी एक जो, मतलब हम लोग कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास भी चलेगा, ऑनलाइन सेशन भी चलेगा। अभी ये वीडियोज़ के थ्रू यूट्यूब पर बता रहे हैं, फिर डायरेक्टली फेस टू फेस ऑनलाइन भी क्लासेज चलेंगी, वो भी बहुत जल्द। तो ठीक है, आज इतना ही पर ये चैप्टर को ड्रॉप करते हैं, रहने देते हैं, ख़त्म करते हैं। तो आज एक चैप्टर 2 दिन में समाप्त हो गया, छोटा सा चैप्टर। क्वेश्चन टैग छोटा जरूर है पर इम्पॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन के लिए नंबर उतने ही मिलते हैं। तो आज इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू।